चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए 12th क्लास की बुक इंडियन सोसाइटी को हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम चैप्टर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। सोसाइटी के हमारे थंबनेल्स और हमारा लेक्चर सिस्टम जो है वो सुनने में ऐसा लगता होगा शायद कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। एक एक वर्ड जो डिस्कशन में आया है वो आपको जीवन जीने योग्य बना करके खड़ा करता है। अगर आप जीवन में हैं तो जीवन है इसकी अनुभूति आपको कराता है। आज का भी ये लेक्चर कुछ इसी तरह का रहेगा। हम एक एक शब्द का महत्व समझेंगे। टॉपिक अपने आप में बताता है कि आज आप क्या पढ़ेंगे। कम्युनिटीज़, नेशंस एंड नेशन स्टेट्स, इन तीन चीज़ों के आपसी संबंध को पढ़ेंगे और मैं इसे बहुत ही साइंटिफिकली समझाऊंगा। पूरे के पूरे फ्लो चार्ट के साथ समझाऊंगा, आपको समझ आएगा कि बात किस बात की हो रही। अब तक के चैप्टर के वाया हमने कुछ चीज़ें सीखी और उसमें क्या सीखा। एक लाइन हम पिछले 2 लेक्चरों से, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 लेक्चरों से हम ये कह रहे हैं कि जो नेशन होता है वो भी अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज़ का एक यूनिफाइड वर्जन होता है ऑफ वन कम्युनिटी, दैट इज़ नेशन। तो नेशन भी अपने आप में एक कम्युनिटी ही है। मैंने इसको कई तरह की एग्जांपल से समझाया। जैसे मैंने डिब्बा समझाया था कि एक डिब्बा है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे मसाले के डिब्बे पड़े हैं। वो सारे छोटे छोटे कंटेनर भारत नाम के इस राष्ट्र यानी कि नेशन के अंदर की अलग अलग कल्चरल कलेक्टिविटीज़ हैं। तो आप इनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं या तो कल्चरल कलेक्टिविटीज़ या कल्चरल कम्युनिटीज़ या फिर कम्युनिटी आइडेंटिटीज़। ओके, कम्युनिटी बेस पर एक आपको आइडेंटिटी मिलती है और वो कम्युनिटी की फॉर्मेशन का कारण कल्चर रहा है। और जब मैंने यहाँ पर कल्चर की बात कही है, जब मैं कल्चरल कलेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो एक ग्रुप या एक कलेक्टिविटी या एक समूह या तो भाषा के आधार पर होगा और दूसरी कलेक्टिविटी यानी कि दूसरा ग्रुप यानी कि दूसरी कम्युनिटी यानी कि दूसरा समूह। चारों शब्द एक ही लाइन में बोल दिए ताकि चैप्टर पढ़ते हुए कंफ्यूज ना हो। कलेक्टिविटी को कुछ और ना समझ लेना, कम्युनिटी को कुछ और ना समझ लेना, समूह का मतलब भी यही है, ग्रुप भी यहाँ पर यही वर्ड आया। ऑल इन ऑल मीनिंग एक है। हो सकता है कि वो रिलीजन के आधार पर हो। तीसरी कल्चरल कलेक्टिविटी हो सकता है रीजन के हिसाब से हो। चौथी कल्चरल कलेक्टिविटी हो सकता है एथनिसिटी के बेस पर हो। पांचवी कल्चरल कलेक्टिविटी हो सकता है जाति के, कास्ट के आधार पर हो। तो कल्चरल कलेक्टिविटी बनने के बेसिस देखिए, सारे के सारे बेसिस का संबंध ही कल्चर से है। चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे रिलीजन है, चाहे एथनिसिटी है, चाहे रीजन है, इसलिए नाम आता है कल्चरल कलेक्टिविटी। सिंपल भाषा में कल्चरल कम्युनिटीज़। ऐसी कितनी कल्चरल कम्युनिटीज़ हमारे भारत में बसती हैं आप देखिए। चलिए 2 बड़ी ही कल्चरल कम्युनिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। उत्तर भारत की इंडो यूरोपियन भाषा पर बेस्ड एक कम्युनिटी और दक्षिण भारत की द्रविडियन लैंग्वेज ऑफ ग्रुप्स पर बेस्ड एक कम्युनिटी। उत्तर और दक्षिण भारत में ये जो 2 कल्चरल डिस्टिंक्शंस हैं बेसिक लैंग्वेज ग्रुप के बेसिस पर, उत्तर की इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, दक्षिण की द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, इसके बेस पर 2 ब्रॉड कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन दक्षिण में अपने आप में और उत्तर में अपने आप में भी तो सिर्फ ऐसा नहीं, दक्षिण में फर्दर वो जो लैंग्वेज फैमिली ग्रुप है उसके अंदर भी अगर हम देखें तो आपको नज़र आती है तेलुगु भाषा पर आधारित एक कल्चरल कम्युनिटी, एक कन्नड़ भाषा पर आधारित कल्चरल कम्युनिटी, एक तमिल भाषा पर आधारित कल्चरल कम्युनिटी और एक मलयालम भाषा पर आधारित कल्चरल कम्युनिटी। इसी उत्तर भारत में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही है उर्दू भाषा पर आधारित एक कल्चरल कम्युनिटी, पंजाबी पर आधारित एक कल्चरल कम्युनिटी, हिंदी भाषा पर आधारित कल्चरल कम्युनिटी और गुजरात को भी अगर ले तो गुजराती भाषा पर आधारित कल्चरल कम्युनिटी। कई तरह की कल्चरल कम्युनिटीज़ आपके पास हैं। पूर्व में चले जाएं, बांग्ला भाषा पर आधारित बांग्ला कल्चरल कम्युनिटी। सच आर द कल्चरल कम्युनिटीज़। ये तो सिर्फ बात अभी लैंग्वेज के बेस पर की हमने, और हम क्षेत्र के हिसाब से अक्सर कहते रहते हैं उत्तर पूर्व के लोग, उत्तर पूर्व राज्य के आदिवासी या जनजातीय लोग, या कई बार हम ट्राइब्स की जब बात करते हैं, जनजातियों की बात करते हैं, तो एथनिसिटी के बेस पर हम बात करते हैं। तो चाहे एथनिसिटी है, चाहे रीजन है, चाहे लैंग्वेज है। चलिए अब भारत में ही बात कर लीजिए, पंजाब की ही बात कर रहे हैं।
सिख धर्म के आधार पर एक कल्चरल कम्युनिटी दैट इज़ सिख, इस्लाम के आधार पर कल्चरल कम्युनिटी दैट इज़ मुस्लिम्स, हिंदू धर्म के आधार पर कल्चरल कम्युनिटी दैट इज़ हिंदूज़, पारसीज, बुद्ध, जैन, कितने ही धर्म, ईसाई, क्रिश्चियंस, यहूदी, ज्यूस पीपल। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑल आर द कल्चरल कम्युनिटीज़। एंड इमेजिन द इंडिया, ऑल कल्चरल कम्युनिटीज़ आर लिविंग इन इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल आर लिविंग। अभी घड़ी में 5 बजने में मान लीजिए 10 मिनट बाकी हैं, इस एक समय के दौरान भारत में ये सारी कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं। कुछ और बेसिस शायद मैं बता भी नहीं पाया, उनके बेसिस पर भी कल्चरल कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, है कि नहीं? लेकिन ध्यान से विचार किया जाए, सभी कल्चरल कम्युनिटीज़ जब भारत में रह रही हैं, इन सबके आपस के समन्वय से, आपसी मिलन से, आपसी समझौते से एक फाइनल कल्चरल कम्युनिटी, एक फाइनल कम्युनिटी का भी तो जन्म हुआ है, दैट कम्युनिटी इज़ नेशन। इन सभी ने स्वीकार किया है अपने आप को एक ऐसे समूह के रूप में उभारने हेतु जिस समूह को आप भारत कह के पुकारते हैं। भारत एक राष्ट्र, ओके, और उसके भीतर आती हैं ये सारी कल्चरल कम्युनिटी। तो अब ज़रा ध्यान से देखा जाए, अच्छे से ऑब्ज़र्व किया जाए तो क्या पता लगता है। यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ लिख के बताऊँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि ये जो नेशन है, नेशन के नीचे अगर मैं एक थोड़ी दूसरी हेडिंग देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीपल कल्चरल कलेक्टिविटीज़। ये करेक्ट लिखा ना मैंने? यानी कि इनको मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कई तरह की कल्चरल कम्युनिटीज़। ये डन हो गया। इन सभी कल्चरल कम्युनिटीज़ के द्वारा मिलकर जन्मा एक ये नेशन, अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी है इन कम्युनिटीज़ से। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो नेशन के नीचे जब ये सारी मल्टीपल कल्चरल कलेक्टिविटीज़ या कल्चरल कम्युनिटीज़ जो हैं, इनमें कौन है अगर ध्यान से देखें तो सपोज़ कीजिए कि मैं लैंग्वेज के आधार पर ही बात कर रहा हूँ, तो मैंने बात की पंजाबी की, तो सपोज़ कीजिए मैंने बात की मराठी की, मैंने बात की बंगला की, बंगाली की, और मान लीजिए मैंने बात की तमिल की। तो कौन है? द पंजाबी स्पीकिंग पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल, बंगाली स्पीकिंग पीपल, तमिल स्पीकिंग पीपल। तो चाहे मैं अगर धर्म के आधार पर बात कर लूँ तो सिख या फिर हिंदू या फिर बुद्ध या जैन या कोई भी और धर्म, तो वो कौन है? सिख फेथ को मानने वाले पीपल, इस्लाम को मानने वाले पीपल। एक्चुअली में अगर मैं इसे फर्दर सब डिवाइड करता हूँ तो ये सब डिवीज़न के स्केल पर नीचे ब्रेक जहाँ होती है वो यहाँ ब्रेक होती है कि नीचे वर्ड आता है पीपल। तो फ्लो ऐसा है कुछ जैसे कि फर्स्ट रैंक पे देखिए नेशन, सेकंड पर आई कल्चरल कम्युनिटीज़, थर्ड पर पीपल। तो बीज, अगर बीज की बात करूं मैं तो पीपल जो हैं वो बीज हैं, सीड एक बीज, इसी बीज से जन्म हुआ है राष्ट्र का, इस सीड से, इस पीपल से ही जन्म हुआ है राष्ट्र का। तो मैं जब भी भारत के विषय में बात करता हूँ तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि भारतीय राष्ट्र की संप्रभुता लोगों में बसती है। द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन नेशन लाइज इन द पीपल। ये लाइन बोलता हूँ ना, कारण क्यों है? इस लाइन का टेक्निकल मीनिंग क्या था? इस लाइन का टेक्निकल मीनिंग ये था कि नेशन नाम की उस कम्युनिटी का जन्म उस नेशन के अंदर बस रही कई कल्चरल कम्युनिटीज़ के आपसी समझौते से हुआ है। और हर कल्चरल कम्युनिटी जो है वो अपने अंदर समाहित लोगों को दर्शा रही है, यानी कि एक्चुअली में पीपल। तो उस नेशन में रहने वाले पीपल अर्थात जो नेटिव हैं, असल में जो संप्रभुता है वो उनमें है। आई बात समझ में? जब तक वो लोग अपने आप को संप्रभु महसूस करेंगे, वो लोग सॉवरेन हैं, राष्ट्र सॉवरेन है।
पर यहाँ पर अब ये इंश्योर किया गया, एक एक पर्सन की सॉवरेनिटी के लिए संविधान में राइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कोशिश ये की कि सब सॉवरेन रहें। उसके लिए नेशन की सॉवरेनिटी का कंसेप्ट फॉलो हुआ है कि हमें नेशन को सॉवरेन रखना है, और उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशन के द्वारा लिए गए अपने निर्णय आत्मनिर्भर होते हैं, कोई विदेशी मुल्क उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। वो बात मैं करूँगा, अभी उसको छोड़िए। ये सीड समझ आ गए, पीपल, ये फ्लो अब कभी भूलेगा तो नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूँ, एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। एक जो बीज होता है, वो बीज को पौधा बनना है ना, उसको आपको पानी देना है, खाद देनी है, अच्छी मिट्टी मिलनी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश और उसका ताप मिलना ज़रूरी है। ये सब उस बीज के पौधे में परिवर्तित और पौधे के वृक्ष बन के आपको फसल देने के लिए ये अनिवार्य इनपुट है ना भाई, इनपुट्स चाहिए। इसका मतलब ये जो सीड है, वो जो लोग हैं जो कि राष्ट्र बनेंगे, वो किसी तरह का प्रोटेक्शन, जैसे छोटे से बीज और पौधे के अराउंड हम जंगला लगाते हैं जिसमें वो प्रोटेक्टेड है, वो किसी तरह का प्रोटेक्शन प्लस अरेंजमेंट, बिजली, सूर्य का ताप, प्रकाश, पानी, उर्वरता, तो कुछ अरेंजमेंट और कुछ संरक्षण मांगता है। एक राष्ट्र की ये इच्छा होती है कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन और कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो, जिससे राष्ट्र जो है निरंतरता में बना रहे, निरंतरता में बना रहे। इसके लिए राष्ट्र, नेशन, पीपल से कलेक्टिविटीज़, कल्चरल कलेक्टिविटीज़ यानी कल्चरल कम्युनिटीज़, उनसे एक कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी नाम का नेशन ये चाह रहा है कि मुझे एक राज्य मिल जाए, मैं एक राज्य को जन्म दे दूं, एक प्रोटेक्शन, एक अरेंजमेंट को जन्म दूं। तो यहाँ से बर्थ होता है एक स्टेट का, द इंडियन स्टेट, और राज्य। उसका कारण है, वो कैसे? देखिए, एक कल्चरल कम्युनिटी पंजाबी और एक कल्चरल कम्युनिटी मराठी, ये दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए। दोनों ने एक साथ आने के बाद एक समझौता किया और एक कम्युनिटी बनी, वो बना भारतीय राष्ट्र। मान लीजिए समझौता हो गया दोनों में। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर कल को जो मराठी है वो पंजाबी को, या जो पंजाबी है वो मराठी को किसी भी तरह से आघात पहुँचाती है, अतिक्रमण करती है, इनक्रोचमेंट करती है, सप्रेस करती है, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा प्रबंध तो करना पड़ेगा कि ये ना हो पाए। जब हम साथ आते हैं तो कुछ समझौते होते हैं, कुछ करार होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, ज़रूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो, कई तरह के समझौते, कई करार होते हैं, कई तरह के वचन होते हैं, उनकी पालना होनी ज़रूरी है ना। कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए जो उसकी पालना कराती रहेगी। दूसरी बड़ी चीज़, जब हम साथ आते हैं तो हम ये मान के चले आते हैं एक साथ कि अब चाहे पंजाबी है या मराठी है या गुजराती या कोई भी है, जो चोरी है, जो मर्डर है, जो फ्रॉड है, फॉर्जरी है, रेप है, ये क्राइम है। कल्चरल कम्युनिटी कोई भी है, हर कम्युनिटी में ये एक क्राइम है। तो इनको जब एग्जिस्ट करना है एक नेशन के रूप में, तो इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम एक कम्युनिटी के रूप में तभी जी पाएंगे यदि हमें कोई नाश ना कर दे, ख़त्म ना कर दे। तो हमें इस तरह के क्राइम भी मैनेज करने होंगे, हमें क्राइम कंट्रोल करने होंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जब गुजराती आए, मराठी आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, बुद्ध आए, राष्ट्र के रूप में जब ये आपस में जुड़े तो उद्देश्य क्या रहा होगा? उद्देश्य रहा होगा कि भाई हम सबकी प्रगति हो और विकास हो, हम सबको रोज़गार के अवसर मिलें, हम सबको बेहतर जीवन मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले। इसके लिए नेशन नाम के उस कम्युनिटी के पास हमने उसके डिस्पेंस में, उसकी झोली में मिलकर के कुछ संसाधन डाल दिए, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। उन रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए, उन रिसोर्सेज से वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए, उन रिसोर्सेज के
जेन्युइन एलोकेशन करवाने के लिए, फर्दर उन रिसोर्सेज में सबको सही शेयर मिलवाने के लिए हमें कोई तो संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी जो ये कार्य कर सके, ताकि सभी प्रगति कर सकें। चाहे क्राइम की बात कर लें, चाहे प्रगति की बात कर लें, बेहतर जीवन स्टैंडर्ड की बात कर लें, चाहे इनके द्वारा एक दूसरे का अतिक्रमण ना हो जाए, चाहे इन सब के द्वारा मिलकर के जो एक राष्ट्र बनाया है, एक कम्युनिटी, उस पर कोई और कम्युनिटी ना हावी हो जाए ना। जैसे आप विचार करिए, मैं कल्चरल कम्युनिटी हूँ, मान लीजिए सिख, तो मैं तो इस चीज़ को मैनेज कर लूँगा अपने स्तर पर। सपोज़ कीजिए कि भाई मैं हूँ, मुझ पर किसी ने आक्रमण किया, मैं सिख कम्युनिटी का मेंबर हूँ, मुझ पर किसी ने आक्रमण किया, मैं उससे पहले तो या तो खुद फाइट करूँगा। मेरे दो वर्जन हुए कि नहीं? एक वर्जन ये है कि मैं सिख अध्येरेंट हूँ, मैं सिख आइडियोलॉजी, सिख स्क्रिप्चर्स, सिख गुरुज, सिख प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ, आई एम सिख ड्यू टू दिस। लेकिन जैसे ही मुझ पर आक्रमण हुआ तो मैं अपने रक्षण हेतु परिवर्तित भी तो हुआ किसी फोर्स में, द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। अभी मैं ये खुद कर रहा हूँ, लेकिन सोचो मैंने गार्ड रख लिया, तो अब जब मुझ पे आक्रमण होगा तो वो मेरा गार्ड मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये आक्रमण हम सब पर एक साथ होने लगे, तो हम सब ने मिलके सोचा कि हम सारे मिलके एक गार्ड रख लें। तो हम सब ने मिलकर के एक गार्ड रखा, लेकिन वो कम पड़ रहा था। फिर हम सब ने मिलके कई सारे गार्ड रखे। तो मतलब हम सब ने अपने रक्षण हेतु एक फोर्स को जन्म दे दिया, प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज़ द फोर्स ऑफ गार्ड्स, या जिसे आप आम भाषा में आगे आने वाले समय में पुलिस कह लेंगे। तो अपने गार्ड्स की एक फौज बना ली। वो अब आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किस जब भी आपकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी संस्थाओं को पे आक्रमण करता है, जब भी आपको उन प्रिंसिपल्स, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स को फॉलो करने से कोई रोकता है, जब भी आपकी पीसफुल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करता है या आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, तो आपकी वो फोर्स आकर के उसको, आप सबको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आप एक कम्युनिटी के रूप में अलग हैं। बट यहाँ पर विचार करना पड़ेगा, फोर्स तो अलग है ना, फोर्स तो अलग है ना भाई। अब ये जो फोर्स है ये किन प्रिंसिपल्स पर काम कर रही होगी? उन्हें सुबह एक टाइम पे उठ के ट्रेनिंग करनी होती होगी, उनको वेपन चलाने की शिक्षा लेनी है, उनको इन तरह से काउंटर करना है, लोगों को इन तरह से इंटरसेप्ट करना है सबका अटैक। उनका फिनोमेना अलग चलता है, आपका एक कम्युनिटी के रूप में अलग चलता है। बोथ आर डिफरेंट। आप डिफरेंट हो ना, तो आपने एक अरेंजमेंट किया, आपने एक अपरेटस को जन्म दिया जो आपका रक्षा करती है। लेकिन आप बचे भी तो हैं फिर इसी वजह से। लेकिन वो जो फोर्स है वो भी तो इसलिए है क्योंकि आपने उसे जन्म दिया अपने बचाव के लिए। अब दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हो। अब चलो, सिखों ने तो ये कर लिया, सेम इश्यूज विद द गुजराती, विद द मराठी, विद द तमिलियन, सबने इंडिविजुअल से शुरू होके कम्युनिटी ने अपनी अपनी फोर्सेस बना ली। अब जब ये सारे एकजुट होंगी कल्चरल कम्युनिटी और एक फाइनल कम्युनिटी को जन्म दे दें, मान लो राष्ट्र, नेशन, तो फिर उस नेशन की प्रोटेक्शन करने के लिए भी एक यूनिफाइड फोर्स बना सकते हैं, और वो होती है द डिफेंस फोर्सेस। आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, डिफेंस फोर्सेस है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये कल्चरल कम्युनिटीज़ एक चीज़, इनसे बना एक नेशन दूसरी चीज़। लेकिन नेशन की रक्षा हेतु बनी हुई वो संस्थाएं, वो क्या हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक राज्य को, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक राज्य को, द स्टेट। और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं अब हमें समझना है। हमें ये समझ आया कि नेशन से अलग भी किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है, और उसके कई कारण। एक बीज को पौधे के रूप में विकसित होने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। कम्युनिटीज़ के विकास हेतु कम्युनिटीज़ को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर लें, आपकी प्रोटेक्शन की बात कर लें, आपकी प्रगति की बात कर लें, हर चीज़ के लिए एक आवश्यकता है। कई तरह की संस्थाओं की आवश्यकता है, नियम कानून बनाने वाली संस्थाएं जो उस राष्ट्र के लिए नियम कानून बनाएं, अकेली कम्युनिटी के लिए नहीं। उन नियम कानूनों को पालना कराने वाली संस्थाएं, आपको उस राष्ट्र के नियमों के आधार पर न्याय दिलाने वाली संस्थाएं, ये सब कुछ आपको ज़रूरी रूप में धारण करना पड़ता है, तभी आप एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ भी पाते हैं। पहले समय में अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें होती थीं,
लेकिन वो कल्चरल कम्युनिटी तक रह जाती थी। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा एक विंग डेवलप किया गया जिन्हें हम पंथ और पंथ में खालसा को सजाना कहते हैं। सजाना अर्थात डेकोरेट करना। आपने आज भी देखा होगा बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर होते हैं आर्मी में। वर्ड डेकोरेशन है, अर्थ यहाँ पर इसी को कहते हैं साजना या सजाना। तो उन्होंने सजाई क्यों? देखिए धर्म है, सिख धर्म है, कौम है, लेकिन उसकी रक्षा हेतु, उसकी प्रगति हेतु, उस कौम, जिस कौम के द्वारा एक धर्म की पालना हो रही है, उस कौम को दिशा देने हेतु, उसे निरंतरता देने हेतु पंथ भी स्थापित हुआ है और पंथ के रक्षक भी हैं। आई बात समझ में? तो बनाया तो है ना उन्होंने एक विंग, क्योंकि जब कोई भी मुगलिया शक्ति या कोई भी और शक्ति, बाहरी शक्तियाँ, उनके लिए आपको शस्त्र धारण कराए हैं, लेकिन आपके भीतर की आसक्तियाँ, एक कौम, एक धर्म का केवल बाहरी लोगों के द्वारा मारा जाता है। आपकी दिन ब दिन आ रही अवनति आपको मारती नहीं, आपकी गिरावट, आपका भीतर ही भीतर डिग्रेड हो जाना, भोग विलासी हो जाना, आपकी भी आसक्तियाँ आपको मारती हैं। तो भारी युद्ध लड़ने के लिए शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। भीतर से खुद की आसक्तियों से मुक्त होने हेतु एक स्वरूप दिया है। आपको शास्त्र भी दिए उन्होंने, आपको जीवन जीने की एक शैली भी दी। दोनों ही तरह से आपका प्योरिफिकेशन है। तो ये एक पंथ है, पंथ की एक अपनी सेना है। इसी तरह से इस्लाम में कंसेप्ट जिहाद का है। कैसे आप भीतर से रेक्टिफाई होते रहते हैं। जब आप अपनी आसक्तियों से, अपनी कमियों से मुक्त हो जाएंगे तो फिर कोई भय नहीं रहेगा, कोई आपको मलिन ही नहीं कर पाएगा। सभी धर्मों में ऐसे कंसेप्ट्स आए हैं। कल्चरल कम्युनिटी में ये कंसेप्ट बड़े कल्चरल से सुनने को लगते हैं। इनकी कनेक्टिविटी, इनका झुकाव, इनकी अफिनिटी थोड़ी धर्म की तरफ ज़्यादा रहती है, और धर्म गुरु ही अमूमन इन्हें बनाते हैं, इन सेनाओं को, इन प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन जब हम एक फिर सेकुलर कंसेप्ट में नेशन को देखते हैं, जिसमें कि सभी कल्चरल कम्युनिटी आकर के मिल गई हैं, तो फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म भी बड़े सेकुलर होते हैं। उनका बनाने का जिम्मेदारी भी बहुत ही सेकुलर लोगों के पास होती है, और वो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नेशनल लेवल सेकुलर लोगों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जो नेशंस एक राज्य को जन्म देते हैं, और वो नेशन एक कल्चर पर आधारित है, और वही मेन कल्चर है वहाँ का, उसमें कोई और कल्चर नहीं, तो वो नेशन भी उसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कई बार वो लोग जो राज्य बनाते हैं, वो राज्य भी उसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उस स्टेट का भी एक अपना पर्टिकुलर रिलीजन हो जाता है। लेकिन कई सारी कल्चरल कम्युनिटी से मिलकर के बना एक नेशन, वो नेशन जब एक स्टेट बनाएगा तो उस स्टेट का कोई एक धर्म नहीं हो पाएगा, वो स्टेट का कोई एक धर्म नहीं हो पाएगा, वो स्टेट का फिर सिस्टम सेकुलर ही होगा। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर नेशन से कहीं ऊपर बड़ी बात है सेकुलर स्टेट होना। लड़ाई इस बात की चल रही है कि इंडिया को सेकुलर स्टेट रहना है ना, ये बड़ी बात है। हम इस पर आएंगे अभी, लेकिन समझ में आई आपको कुछ बात? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कहानी पीपल की थी, वहाँ से कल्चरल कम्युनिटी की बात आई, कल्चरल कम्युनिटी से हमने एक कम्युनिटी बनाई नेशन, और देखिए बार बार इच्छा पैदा हो रही है कि एक राज्य भी बनाए, एक स्टेट भी एग्जिस्टेंस में आए। स्टेट के विषय में बात करें तो स्टेट क्या हो सकता है? स्टेट एक ऐसी एंटिटी है, कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर कई तरह की पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, और उन पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा एक कंट्रोल है एक जोग्राफिकल टेरिटरी पे, और उस जोग्राफिकल टेरिटरी में रहने वाले लोगों पे ये स्टेट होता है। अब जहाँ सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, वह जोग्राफिकल टेरिटरी में रहने वाले लोग कौन थे? पीपल। और वो पीपल कैसे रह रहे थे? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए किस फोर्स ने काम किया? उनके कल्चर्स ने, जो या तो कॉमन हिस्ट्री रही होगी पास्ट में, या उनकी लैंग्वेज है, या उनका रिलीजन है, या रीजन है। इस वे में वो जो लोग उस टेरिटरी में रह रहे हैं वो कलेक्टिविटीज़ में रह रहे हैं, ग्रुप्स में रह रहे हैं, और वो कलेक्टिविटीज़ का बेस कल्चर है, तो वो है कल्चरल कलेक्टिविटीज़। आई बात समझ में?
ऐसे में उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों ने अपनी एक फाइनल कम्युनिटी बनाई है जिसे नाम दिया उन्होंने नेशन। ओके, और एक्चुअली में अब अगर जब मैं स्टेट की डेफिनेशन से चलूँ तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है, स्टेट नेशन के ही द्वारा खड़ी की गई एक ऐसी एंटिटी है जिस एंटिटी के अंदर कई संस्थाएं आती हैं जिनका कार्य राजनीतिक और वैधायिक है, कानूनी है। द पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस जो इस टेरिटरी को कंट्रोल करती हैं और इस टेरिटरी में रह रहे लोगों को कंट्रोल करती हैं। मतलब आपने स्वयं ने ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आप के विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी अस्मिता संप्रभुता को रक्षा देने के लिए एक संस्था बनाई है। दैट्स इट। इसमें क्या समस्या है? तुम लोग सोचते होंगे ये क्या ही है, विचार करने योग्य है। देखिए, आज एक बात याद रखिएगा, आप जब घर में अंडा लेकर के आते हो, जो नहीं लाते हैं उनको दूसरा उदाहरण दे देंगे। अंडा लेकर के आते हो, अंडे के भीतर से जो निकलता है वो एक सत्य है। वो जो शेल है वो ना शुरू में था ना अंत में रहेगा। शुरुआत भी उस मैटर से हुई थी जो एग के अंदर है, एंड भी उसी मैटर में होगा जो एग के अंदर है। जो शेल है उसका तो एक टाइम बीइंग पर्पस है, उसके अंदर पड़े हुए मैटर को प्रोटेक्ट करना, कवच है वो। लेकिन लंबे समय तक वही शेल अंदर पड़े मैटर के लिए एयर, न्यूट्रिशन, हर चीज़ के आवागमन को रेगुलेट कर रहा है। जैसे कि कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, जैसे कोई नियम कानून वाली संस्था हो, जैसे कि कोई तंत्र सा बना हो। पर तंत्र की उत्पत्ति का कारण भी था कि बीज आ गया था, यानी कि एग के अंदर का मैटर। और तंत्र के खात्मे का कारण भी होगा कि अब बीज विकसित हो गया, वो चाहता नहीं, तो एग को ब्रेक होना है। अब उसमें से आप वो मटेरियल ले लें जो ऑमलेट बनाने के लिए लेते हैं, या फिर बॉईल करने, या उसी में से आपको मिलेगा चूज़ा। चूज़े के या चूज़ी के आ जाने के बाद अंडा रह जाता है, वो जो बाहर का वाइट शेल है उसका अस्तित्व रह जाता है नहीं। पर चूज़ा बाहर इसलिए आता है ना क्योंकि अब तक उसे किसी ने रक्षण दिया था, अब तक उसे किसी ने प्रोटेक्ट किया था, कोई शेल था। जितना मर्जी आप जाइए गहराइयों में, खंगालिए, समुद्र में चले जाइए, आपको सिप्पियाँ कहाँ से मिलती हैं? उन सिप्पियों में कभी कौन जीवित होता है? बड़े बड़े शंखों के अंदर कौन जी रहा होता है? बताइए मुझे। आज जो आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कोरल रीफ के अंदर जी कौन रहा है? देखिए, हर कोई अपने अस्तित्व हेतु, अपनी निरंतरता, कंटिन्यूटी हेतु, अपनी प्रगति विकास हेतु, अपनी समृद्धि हेतु तंत्र बनाता है, रक्षा का घेरा बनाता है। वो जो मटेरियल ले रहा है दूसरों से या एनवायरनमेंट से, इसके एक्सचेंजेस को बहाल करने के लिए वो कोई सिस्टम इस्टेब्लिश करता है। ये रहता ही है। जब तक आप उस सिस्टम में रहना चाहें आप रहिए, वो आपके विकास का कारण है तो ठीक है, जब नहीं तो चेंज कर लीजिए। अब अंडे के केस में ये है कि जब अंडे का शेल टूट जाएगा, क्योंकि सिस्टम चेंज करना चाहता है ना उसके अंदर का पर्सन, तो वो अंडा खत्म हो गया। लेकिन कुछ सिस्टम ही ऐसा हो जिसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदलते रहें, फिर वो कभी ख़त्म होने की ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह से पर्सन्स कल्चरल कम्युनिटी के रूप में ग्रुप में ऑर्गेनाइज होकर के फिर अपनी अपनी कम्युनिटी को जोड़ के जब एक नेशन बनाते हैं, वो भी अपने आसपास एक तंत्र बनाते हैं, एक राज्य का निर्माण करते हैं। जो राज्य कुछ भी नहीं, बस वो अपने भीतर कई पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशंस को समाये हुए है, जो उसी क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है जिस क्षेत्र में वो सारे के सारे लोग बस रहे हैं। और फिर क्षेत्र को कंट्रोल करने का उद्देश्य ही उन लोगों और लोगों से जुड़ी गतिविधियों को कंट्रोल करना। और ये किसी ने भी बाहर से आके थोपा नहीं, उन्होंने स्वयं निर्माण किया है इस चीज़ का। इस विधान का निर्माण उन लोगों ने स्वयं किया है, इस संस्था का निर्माण उन्होंने स्वयं किया है। जैसे कि वो अंडे का निर्माण हुआ, जैसे कि वो कोरल रीफ के तंत्र का निर्माण हुआ। आप इसे अप्लाई करिए, जीवन में ये चलता ही रहता है। आपके पोटे यानी कि मांस को रक्षण देने के लिए ईश्वर ने नाखून बनाए हैं, है कि नहीं? जब आपको रक्षण की आवश्यकता नहीं, फिर आप इसे काट लेते हैं।
लेकिन ज़रा अधिक काटिए, अंदर से ज़रा नरम वाला निकलेगा, मैं गारंटी करता हूँ चीज़ें नहीं पकड़ पाओगे आप, है कि नहीं? सो दैट इज़ द सिस्टम. इट इज़ टू गिव यू प्रोटेक्शन, इट इज़ टू मेक यू फ्लरिश, इट इज़ टू मेक यू एग्जिस्टेंट, इट इज़ टू मेक यू कॉन्टिन्यूअस. दैट इज़ द स्टेट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. कैसा हो कि वो अंडा, कैसा हो कि वो कोरल रीफ की चट्टानें, कैसा हो कि वो नाखून उसे ही खाने लगे जिसके रक्षण के लिए बना था, उसे ही खाने लगे जिसके रक्षण के लिए बना था. टॉपिक का कोर डिस्कशन का एलिमेंट ही यही है. जिनकी वजह से स्टेट बना, स्टेट को शायद वही सब बर्दाश्त नहीं होते फिर एक समय के बाद. वो किसी एक को तो चुन लेता है जो लार्ज होता है, डोमिनेंट होता है, बड़ा होता है, बाकी छोटे छोटे उसे पसंद नहीं आते. फिर वो अंडे का शेल अंदर पड़े मैटर से बात कर रहा है कि देख भाई, मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा है तुझे प्रोटेक्ट करना, तेरा येलो येलो मटेरियल भी है, तेरा वाइट वाइट मटेरियल भी है, कई झोल झमेले तेरे. आई एम नॉट केपेबल टू टॉलरेट दिस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी यार. इधर आई कैन प्रोटेक्ट द गोली और आई कैन प्रोटेक्ट द होल मटेरियल. दोनों में से एक बचा सकता हूँ. जैसे डॉक्टर कहते हैं माँ बच्चे में से एक. कितना पुरानी हिंदी फिल्मों का डायलॉग कितना चला था. और डिसीजन लेने वाला कैसा ब्रह्मा बन जाता, कहता माँ को बचाओ, माँ को, है ना. जैसे बॉम्ब स्क्वाड वाला बॉम्ब तार काटने नहीं आता, काट के बस उसी समय बच गया. डॉक्टर का लेवल मैं इमेजिन मैं उन डॉक्टरों को आज तक नहीं समझ पाया जिनमें इतनी कुव्वत है कि वो इतने कॉन्फिडेंस है कि किसको एक उंगली पकड़ो, माँ बेटा, माँ बच्ची, तो वो कह रहा है माँ तो माँ बच गई, बेटा तो बेटा बच गया. एक तरफ इतनी एडवांस्ड अपन, लेकिन दूसरी तरफ दोनों नहीं अपन से बच पा रहे हैं, है कि नहीं. फिल्में वाले कुछ तो एक्टिंग भी ज़्यादा ही करते हैं, कुछ मटेरियल दिखाते हैं, कुछ एक्टिंग ज़्यादा. लेकिन वो अंडे का शेल जो है वो कह रहा है अपने अंदर वाले से, कहते इतना टंटा नहीं सह सकता मैं. अंदर वाले उसे कह रहे हैं कि यार तुझे इसलिए बनाया था कि तू हम सबको बचाए. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारी बॉडी में एक एक सेल जो है, गोल गोल सेल, उसके अंदर कितना कुछ है. माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है. जैसे वो सेल बोल रहा है उनको कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया बचा लूँगा, लेकिन ये गोल्गी अपरेटस मेरे से नहीं बचना. और वो आपस में बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसको तो बनाया इसलिए था कि हम सबको बचाए. तो कई बारी वो जो प्रोटेक्शन है, वो जो स्टेट है, राज्य है, वो अपने भीतर की इतनी सारी विविधताओं को, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को एक चैलेंज के रूप में ले लेता है कि यार ये दे आर नॉट गुड. जो मेरे अंदर का मैटर है, नेशन, वही बचा नहीं रहेगा क्योंकि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं. किसी एक को तो मैं प्रोटेक्ट कर लूँ, सबको साथ लेके चलना मेरे लिए मुश्किल है. आप ही के द्वारा बनाया गया रक्षा घेरा, आप ही के द्वारा बनाया गया तंत्र, आप ही के द्वारा किसी समय बनाया गया राज्य, आप ही के अतिक्रमण में खड़ा होता है और आप उसी के विरुद्ध धरने प्रदर्शन कर रहे होते हैं. इमेजिन करिए, आप ही ने खड़ा किया था. कौन सा कोई दे के एक चला गया था इजराइल से आके. इंडियन स्टेट है और इंडिया की ही एक कल्चरल कम्युनिटी सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन कर रही है राज्य की नीतियों के विरुद्ध. इसमें क्या समस्या है? कर नहीं सकते आप? राज्य का विरोध नहीं कर सकते? कर सकते हैं. किसने कहा राज्य के विरोध में बात नहीं कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, कह सकते हैं आप उसको. क्योंकि राज्य की बात जब हो रही है तो उसके भी उसको, वो एक एंटिटी है जिसके अंदर कई पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनमें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है सरकार. तो सरकार की खंडना करो जितनी कर सकते हो. अगर सरकार गलत है तो करो, किसने रोका है? कर सकते हैं भाई. और अगर सरकार राज्य की आड़ में, क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट सरकार कर रही है. जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मेरे भीतर एक आत्मा है, भाई वो है सो है, रिप्रेजेंट तो अभी ये काया ही कर रही है ना. आप कहेंगे सर आत्मा है यानी कि स्टेट है, किधर है? मैं कहूँगा इधर ही, अंदर ही. मैं बोल रहा हूँ ना उसी की ऊर्जा के आधार पर बोल रहा हूँ. लेकिन आप उस आत्मा को अनुभव कैसे कर पा रहे हैं? मेरी वाणी से, जो कि मेरी गले की इन कॉर्ड के माध्यम से आ रही है, जिसके लिए कि मेरे लंग्स कभी फूल रहे हैं, कभी सिकुड़ रहे हैं, एक्सेल इनहेल हो रहा है, जिसके लिए कि मैं जोर लगा रहा हूँ, मैं दिमाग में प्रोसेस. तो यानी कि सारा फिजिकल जो मेरा बॉडी है
उसी के बाद आप मुझे अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन सत्य तो यही कि है स्टेट आत्मा, दिख चाहे सरकार के रूप में ही रहा हूँ, गवर्नमेंट, बट है तो आत्मा। क्योंकि उत्तर यही है कि अभी अभी जब देह से आत्मा चली जाएगी, देह वहीं पड़ी रह जाएगी ज़मीन पे, फिर ना वाणी होगी, ना ताप होगा, ना श्वास होगा, पर देह के सभी अंग तो होंगे, क्योंकि उन सभी अंगों को चलायमान बनाने वाली ऊर्जा रूपी आत्मा चली गई। स्टेट चला गया, गवर्नमेंट अभी भी है, यानी कि वो गवर्नमेंट के पास अब लेजिटिमेसी नहीं है। इट इज़ इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। इलेक्शन हार गई फिर भी बैठी हुई है, फिर पड़े थप्पड़, क्योंकि राज्य का हाथ निकल गया पीछे से। पहले राज्य की आशीर्वाद इधर था, छत्र। राज्य का प्रतिबिंब कौन होता है? छत्र। वो बाहुबली ने जो छत्र गिरने नहीं दिया था, वो जो बाहुबली जय हो के नाम पर वो छत्र गिरने वाला था बल्लाल देव के ऊपर से, उसे अंततः बाहुबली ने गिरने नहीं दिया, क्योंकि सेनापति के रूप में उसका ये परम दायित्व तो बनता था कि राज्य के चिन्हों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसने छत्र पकड़े रखा। वो छत्र क्या है? राज्य। वो राज्य का छत्र उस समय बल्लाल देव के ऊपर है, तो राजा वही है, बाहुबली सेनापति है। लेकिन जनता चाहती थी कि वो राज्य का छत्र किसके सर पर आए? बाहुबली के ऊपर। वो हो नहीं रहा था। लेकिन एक समय अगर आए और वो छत्र जनता उठा के बाहुबली के सर पे रख दे और बल्लाल देव अभी भी राजा के आदेश दे, फिर तो बेटा वही पढ़ेंगे। इलेजिटिमेट बाहुबली बल्लाल देव है, सब है, अब राज्य नहीं है उसके पीछे, तो वो अब सरकार नहीं है, सरकार कोई और है, वो बाहुबली है। तो शरीर तो है, आत्मा नहीं है। स्टेट निकल गया, गवर्नमेंट ऐसी ही रह गई। बट जब भी स्टेट को फील करना है, जब भी स्टेट को फील करना है, ये मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट चाहिए। क्योंकि अब चाहे बाहुबली सरकार है, पर राज्य दिख तो बाहुबली के ही रूप में दिख रहा है ना। ओके, कुछ ऐसे पढ़ाई से इश्क किया जाता है, कभी अंडे, कभी बाहुबली, कभी कोरल रीफ और कभी कुछ। और दूसरा तरीका है मौत, लिखो और रट्टा। तुम देखो तुम्हें क्या खरीद के लाना है, जिंदगी की मौत। जिंदगी तो यह है कि मैं इसे 200 नहीं 2000 उदाहरणों से पढ़ा दूंगा, लेकिन मुद्दा यह है कि तुम्हें यदि 2 में ही समझ आ रहा है तो हम रोक देते हैं। समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ समझ आ गया ना। तुमको कुछ समझ आ जाए बहुत है, क्योंकि आगे आगे पूरा समझ आ जाएगा। 3 चीज़ें समझ आई। पहले मैं इस कमरे दरवाज़ा खोल के निकला, आपके सामने आया मैं एज अ पीपल, फिर मैं अंदर गया, मैं ही बाहर आया एज अ कल्चरल कम्युनिटी, फिर मैं अंदर गया और मैं बाहर आया एज अ नेशन, और अब जब मैं बाहर आया हूँ तो पीपल, कम्युनिटी, नेशन सबको अंदर रख के बाहर खड़ा हूँ उसकी रक्षा हेतु। मैं हूँ राज्य, द स्टेट। ओके, लेकिन अंदर खड़े हैं 4 अलग अलग कम्युनिटी, उनमें से 3 को मैंने किसी तरह से ख़त्म करके 1 को बचा लिया। फिर ये स्टेट ठीक नहीं। ये नेशन में किसी एक ही कम्युनिटी को देख रहा है शायद, पर नेशन तो कई कल्चरल कम्युनिटी का अमेलगमेशन था, लेकिन इसको पसंद शायद वो एक ही कम्युनिटी है। ये नेशन के रूप में उसी को ही प्रमोट कर रहा है, उसी को जिंदा रख रहा है, और एक दिन ये उसी कम्युनिटी को नेशन बना के रख देगा। ये स्टेट, पर ये ठीक नहीं। तो फिर हम कहते हैं स्टेट एनक्रोच कर रहा है, राज्य हमारा अतिक्रमण कर रहा है। अक्सर माइनॉरिटी के मुंह से सुना होगा ये कि राज्य मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रभाव में है। स्टेट इज इन द कंट्रोल ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। देश, राष्ट्र नहीं बोला मैंने, देश। जबकि वो उनको बताते हैं कि डू ट्राई टू रिकॉल द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। नेशन रूप में हम तब आए थे जब हम सारी कल्चरल कम्युनिटी ने संकल्प लिया था कि हम सब एक रूप में, एक राष्ट्र के रूप में प्रगति करेंगे, इसलिए तुम्हारा निर्माण किया था द स्टेट। और तो तुम आज बीइंग स्टेट, हम सारी कल्चरल कम्युनिटी का नाश करके एक ही कल्चरल कम्युनिटी को राष्ट्र बना करके पूरे विश्व के सामने स्थापित कर देना चाहते हो। यह गलत है। तुमको भाषण के मंच से राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण की ये 2 लाइनें समझ आए, इसके लिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ा। समझ में आई? वरना फिर ना उन्हें हम समझ सकते हैं, ना उनसे कभी डिबेट कर